नमस्कार, इनकाउंटर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए अब दूसरा और तीसरे चरण की तैयारी हो रही है और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ऐसी रणनीति बनाई है ताकि उत्तर भारत में पूरा उसका कब्जा हो सके। जिस तरह की सफलता की उम्मीद की जा रही है उसके साथ दबाव भी बढ़ रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के पार्टी में भी चिंता थी, बाहर भी चिंता होने लगी है। इसीलिए पार्टी के रणनीतिकार और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हमारे साथ हैं। जेटली जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और बातचीत की शुरुआत इससे मैं करना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश सचमुच में इतनी चिंता का विषय बन गया है? चिंता का नहीं, चुनौती का विषय है। और चुनौती का विषय इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट हैं, 80 सीट हैं। पिछली बार 85 में से हमारी 29 आई थी। 5 सीटें उत्तरांचल की अलग कर दी जाए, जिनकी आज हमारी जीतने की संभावना है, तो इन 80 में से हम 25 सीटों पर जीते थे। और उत्तर प्रदेश में इंप्रूवमेंट करने का स्कोप हमारे पास बहुत अधिक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं तो बड़ी आंधी आ रही है, पब्लिक उनके साथ जाने लगे हैं। देखिए, मुझे लगता है कई बार मीडिया वाले इस हाइप को क्रिएट करते हैं और खुद उसका शिकार बन जाते हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 10% वोट की स्थिति में पिछली बार था। कांग्रेस का अगर 2-4% वोट बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कोई सीटों की संख्या में बदलाव आने वाला है। उल्टा अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2-4% वोट वो ले गए तो हमारा और हमारे नियरेस्ट राइवल्स का गैप बढ़ेगा। और वो गैप बढ़ने के बाद जो हमारी सीटों की संख्या है, जो वोट में भी सुधार हो रहा है, वो और आगे जाएगी। इस प्रकार के कई लेख जब भी गांधी परिवार का कोई सदस्य कैंपेनिंग में निकलता है और उत्सुकता से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, तो भीड़ जुट गई, इसलिए चुनाव बदल गया। लेकिन केसरी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 144 सीटें आई थी। जब सोनिया जी अध्यक्ष बनी पिछली बार 112 थी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हुआ है। लेकिन भाजपा जिस तरह से बार बार ये कहना पड़ रहा है, अटल जी ने भी बल्कि ये कहा कि समाजवादी हमारे करीब हैं, उनके नजदीक, तो कुछ ऐसा नजदीकी सबके साथ दिखाने की आवश्यकता कुछ महसूस हो रही है? बिल्कुल आवश्यकता महसूस नहीं होती। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम परस्पर विरोधी रहे हैं, जहां समाजवादी और हमारे विचार मिलते जुलते हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारा मतभेद है। और आज तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई में 2 प्रिंसिपल कंटेंडर्स जो हैं वो तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी है, और उसके बाद बीएसपी आती है। कांग्रेस तो कहीं चौथे नंबर पे आती है उत्तर प्रदेश में। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही मुख्य टकराव उत्तर प्रदेश में जो पहले थी वो आज की स्थिति में है। लेकिन एक बात देखने में आई है, इस बार पहली बार परिवर्तन दिख रहा है कि मुसलमानों को रिझाने के लिए, उनको अपनी तरफ लाने के लिए बार बार कोशिश हो रही है, और शायद यही एक कारण इससे मुलायम को भी ये बताया जा रहा है कि वो भी हमारे लगभग करीब है। आलोक जी, जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का प्रश्न है, मैं एक विषय कहूंगा कि बीजेपी की जब जब सरकारें रही हैं, राज्यों में रही, केंद्र में रही, हमारी परफॉर्मेंस अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में जो प्रचार होता था उसकी तुलना में बिल्कुल भिन्न थी। गुजरात अपने आप में एक बहुत बड़ा अपवाद था, और जिसके बारे में उसकी निंदा और उसकी आलोचना और उसके लिए जो भी एक चिंता है हमने प्रकट की है। इस प्रकार की घटना कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो एक तरह से हमारे ऊपर एकमात्र ब्लॉट है। इसकी तुलना में कांग्रेस की हुकूमत में तो ऐसे 20 घटनाएं हुई हैं। आज हम मुस्लिम मतदाता को विशेष रूप से इस देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था और जीवन के अंदर उलझाना चाहते हैं, और ये स्थिति कि केवल मुस्लिम मतदाता को वोट बैंक के रूप में कुछ राजनीतिक दल प्रयोग करें, ये अपने आप में स्वीकृत नहीं है। और मुस्लिम मतदाताओं का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये अपने आप में समझ आ रहा है। इसलिए पिछले 6 वर्षों में केंद्रीय सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता। कॉन्शियस तरीके से हमने मुस्लिम नेतृत्व को भी खड़ा किया है सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर, और आगे के लिए भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों में भी एक विषय आ रहा है कि जब बीजेपी की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है तो काफी मात्रा में हमें मत भी मिला है पहले राउंड में। और जिस प्रकार का गुस्सा हम पहले देखते थे और एकदम बहुत ओवरवेलमिंग वोट हमारे खिलाफ जाता था, उस प्रकार की स्थिति भी नहीं है। लेकिन जैसे नए अलायंस की बात की जा रही है कि अब जब नया आपका बहुमत आएगा तब भी एक तरह का नया अलायंस हो सकता है, एनडीए का एक नया रूप होगा, तब एसपी या बीएसपी ऐसे पार्टनर भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। मुझे ऐसी स्थिति आज दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि एनडीए अपने ओन शक्ति के ऊपर, अपनी स्वयं शक्ति के ऊपर सरकार बनाएगा।
लेकिन पॉलिटिकल रिपोलराइजेशन तो एक प्रकार से इस देश में चलता रहता है। जब एनडीए पिछली बार जीती थी तो 290-295 सीटें थी, लेकिन संसद में जो समर्थक दल साथ में आते थे तो हम 330-340 पे पहुंच जाते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये कंट्री दो अलायंसेस में बटेगा और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव अपने हिसाब से होंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं आज नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। नहीं, लेकिन मुलायम या मायावती के बीच में यदि आप तुलना करना हो, किसी को जोड़ना हो, तो किसको आप जोड़ना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज इस प्रश्न को उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाने के लिए हम में से स्वाभाविक तौर पर दोनों में से किसी की आवश्यकता होगी। दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनसे कई विषयों पे हमारा मत मिलता है और कई विषयों पे बहुत भयंकर मतभेद है। तो लगता है कि अभी भी कई विकल्प खुले हुए हैं और उसके साथ में चुनाव के बाद ही ये पता चल सकेगा कि किसके साथ जुड़ सकते हैं। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इनकाउंटर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी से। अरुण जी, अभी आपने जैसे कहा कि एनडीए की अपना एक नया रूप हो सकता है, लेकिन आप देखें कि इस बार भी शायद लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा था, वीएचपी की नाराजगी खुल करके नहीं आई, आपने उनको समझाया बुझाया होगा, लेकिन क्या लगता है कि उस तरह के इश्यूज बाद में जो एक स्वरूप सामने आ रहा है और खास करके उत्तर प्रदेश में जब होगा तो अयोध्या को किनारे करके आप चुनाव में जो आपका जो मत रहा है, बहुमत रहा है उस तरह का, उनको नाराज नहीं कर रहे हैं? देखिए, जहां तक अयोध्या का विषय है, भारतीय जनता पार्टी इस पे कभी दो भाषाएं नहीं बोलती। हम लोगों के दिल की इच्छा है कि वहां मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हम लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं उसको भी समझते हैं। उसको बनाने का जो तरीका है, दोनों समुदायों के बीच में या तो बातचीत होकर मामला तय हो जाए और हमारी प्राथमिकता हल के साथ है, बातचीत के माध्यम से कोई निर्णय निकले उसके साथ है। नहीं होता तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा है जो जिसमें लोग जाएंगे। इस बात को हम बार बार स्पष्ट कह रहे हैं। किसी न किसी शब्दों में बीजेपी ने भी कहा है और लगभग एक भिन्न शब्दों में एनडीए ने भी उसको कहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारे मित्र हैं अन्य संगठनों में, उनको भी यह समझ आ रहा है कि जबरदस्ती तो कोई वहां पर संगठन मंदिर बना नहीं पाएगा। या बातचीत के माध्यम से हल हो या न्यायपालिका के माध्यम से हल हो। क्या मैंने चुनाव में जब सफलता बीजेपी को मिलती है तो उसे ये माना जाएगा कि जिस तरह से आपने जो बनाया है कि अब काशी मथुरा के मुद्दे भुला दिए जाएं, उस तरह के आधार को बाद में स्वीकार अगर किया चुनाव जाएगा? में हमें सफलता मिलती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें जो 3-4 कारण सबसे प्रमुख हैं। पहला कारण यह है अटल जी का नेतृत्व, दूसरा है एनडीए का एक व्यापक स्वरूप, तीसरा है कि 6 वर्षों में इस देश की राजनीति में हम स्थिरता लाए हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था का अच्छा संचालन किया है, इस देश की सुरक्षा का, विदेश नीति का अच्छा संचालन किया है। और चौथा कारण है कि जो हमारे खिलाफ एक विकल्प बनाने की कोशिश है, अनुभवहीन है, उसमें अच्छा नेतृत्व नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के लोगों के हाथ में देश को जाने का खतरा है, लोग उस खतरे को भी महसूस करते हैं कि क्या इस देश की विदेश नीति लालू जी देखेंगे और वित्त नीति पासवान जी देखेंगे और नेतृत्व किसका रहेगा। इस सारे नामों को देखकर लोगों को लगता है कि ये जो एक नया संगठन बना हुआ है एनडीए का, 6 साल से अच्छा चलाया है। वाजपेयी जी का कद जो है एक अश्योरेंस लोगों को देता है कि भाई एक सोबराइटी है गवर्नेंस के अंदर, और इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे एसेट्स अपने आप में बन गए हैं। लेकिन अरुण जी, जिस तरह से अटल जी ने एक उत्तराधिकारी वाली बात कह दी है, उसके बाद कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी में उत्तराधिकारी तय करने की बात कह करके ये मैसेज जा रहा है कि आने वाले 5 वर्ष वो राज नहीं करने वाले हैं, कुछ समय के लिए केवल उन्होंने स्पष्ट आपको कर सत्ता दिया में है लाना कि है। बीच में वो छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि आप इतने वरिष्ठ हिंदी के पत्रकार हैं और अटल जी के भाषा के प्रयोग को शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे। वो कई बार व्यंग में भी कहते हैं, कई बार मजाक में भी कहते हैं, कई बार किसी बात को टूल देना उस दृष्टि से भी कहते हैं। लेकिन वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज किसी उत्तराधिकारी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है कि अटल जी नेतृत्व कर रहे हैं और अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, और जब तक कर पाएंगे तब तक वो हमारे नेता रहेंगे। तो जिस तरह से नीतियों की जब बात करते हैं तो एक विवादास्पद मुद्दा आर्थिक, जो गुड फीलिंग वाली बात कही, आपको नहीं लगता कि चूंकि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा और पहले समय से पहले इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि अब उसे ऐसा दुष्परिणाम कहीं भाजपा को देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं लोग महसूस कर रहे हैं? दुष्परिणाम नहीं है, ये अक्सर
हारने वाला तर्क देता है कि मेरा विरोधी जो जीत रहा है ही हैज पीक्ड टू अर्ली, और कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं जी बीजेपी पीक बहुत जल्दी कर गई थी। ये तर्क हर चुनाव में आता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का प्रशासन हुआ, कोई ये तो कह नहीं सकता कि सारी देश की समस्याओं का हल हो गया, हमने भी नहीं कहा, लेकिन जिस गति से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और जिस दिशा में बढ़ रही है और जो डायरेक्शनल चेंजेस हैं और जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में नजर आते हैं, भारत के अंदर एक नया विश्वास नजर आता है, भारत के बारे में विश्व की एक नई दृष्टि नजर आती है, इस सब की वजह से एक अच्छी भावना लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में होने लग पड़ी है। पूरे विश्व इस बात को स्वीकार करता है। कांग्रेस जिसने 45 वर्ष इस देश का संचालन किया और जिसके कार्यकाल में समस्याएं हल नहीं हुई, वो कहते हैं हमारी वाली सारी समस्याएं हल नहीं हुई इसलिए फील गुड नहीं है। अरे समस्या पैदा करने वाला ये तर्क कैसे दे सकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सरकार की क्षमता अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाली है, ये तर्क जनता में डूब चुका है, सिंक इन कर चुका है, और इस पे और ज्यादा बहुत हम प्रचार करते रहें उससे लाभ तो होगा ही, लेकिन जितना लाभ हमें मिलना था उतना मिल रहा है। चलिए, आपको जितना लाभ मिला वो मिलेगा, लेकिन इसके साथ में पार्टी में भी कहीं नई आर्थिक नीति को लेकर के जो कहीं ना कहीं चिंताएं रही हैं, क्या वो उभर करके सामने आ सकेगी? हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इनकाउंटर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी से। अरुण जी, अभी आपने जैसे कहा कि गुड फीलिंग वाली बात, उसका एक अच्छा मैसेज गया है, लेकिन आप देखें गोविंदाचार्य जी, आप तो पुराने विद्यार्थी परिषद के आदमी रहे हैं, उमा जी के भी वो अभी भी सलाहकार हैं, दूसरे लोग हैं जो स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े रहे हैं, वो लोग स्वयं लगातार पिछले 5 वर्षों में बहुत आपत्तियां व्यक्त करते रहे। हो सकता है चुनाव में वो नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कोई आश्वासन, कोई सलाह ऐसी दे रही है कि हम स्वदेशी के मुद्दे को सत्ता में आने के बाद भी सचमुच में ठीक से निभाएंगे? आलोक जी, मुझे बहुत खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा। रायपुर में और हैदराबाद में पार्टी का आर्थिक प्रस्ताव लिखने का मुझे अवसर मिला था। अभी विजन डॉक्यूमेंट के साथ भी मैं जुड़ा हुआ था। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रगति के साथ, पेस के साथ अर्थव्यवस्था ने प्रगति की है, पुराने डर और भय जो थे वो अपने आप में गलत साबित हुए हैं। आज स्वदेशी का जो अर्थ है, और हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कॉन्शियसली ये दिया है, ये भारत पहले, इंडिया फर्स्ट आइडियोलॉजी है। जो भी नीति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सूटेबल है। अब आप सर्विसेज के सेक्टर में देखिए, आज हम वर्ल्ड डोमिनेंट ग्रुप बन गए हैं एज फार एज सर्विसेज आर कंसर्न। नई अर्थव्यवस्था का मूल अर्थ यह है कि जो सेवाएं या कृषि या मैन्युफैक्चर गुड्स अच्छे दर के और सस्ते दाम पर देगा और अच्छी क्वालिटी के देगा, दुनिया में वो डोमिनेट करेगा। आज पूरी लड़ाई दुनिया की अर्थव्यवस्था में लो कॉस्ट इकोनॉमीज, कम दाम पर चलने वाली अर्थव्यवस्था है, और हाई कॉस्ट इकोनॉमीज में है। और यह साबित हो रहा है, और यह अमेरिका को भी डर लग रहा है कि लो कॉस्ट इकोनॉमीज के मुकाबले में वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा इराक के अतिरिक्त अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में है, जॉब लॉसेस। और जॉब लॉसेस क्यों है? उनको लगता है कि सर्विसेज इंडिया बहुत सस्ती दे पाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स चाइना बहुत सस्ते दे पाएगा। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में स्वदेशी की आज कल्पना यह है कि भारतीय प्रोडक्ट्स और भारतीय सर्विसेज इस देश में भी बिके और पूरी दुनिया के अंदर भी बिके। लेकिन रोजगार तो मुद्दा है, रोजगार तो बड़ा मुद्दा है जो यहां पर आज भी चुनाव में इसलिए मुद्दा है कि जब आपका सामान बिकेगा, आपकी सर्विसेज बिकेंगी, तो रोजगार तब क्रिएट होगा। अगर आप आउटडेटेड लेबर लॉज रखेंगे, अगर आप हाई कॉस्ट ऑफ पावर रखेंगे, अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट और कैपिटल रखेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को नॉन कंपेटिटिव कर देंगे, तो आपका माल बिकेगा नहीं, आपके यहां रोजगार आएगा नहीं। तो स्वदेशी सचमुच में एक एफिशिएंट इकोनॉमी है, स्वदेशी एक एक्सपैंडिंग इकोनॉमी है, स्वदेशी वो इकोनॉमी है जिसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिके, अपने देश में बिके, जिसकी सर्विसेज बिके और जो रोजगार क्रिएट करे। जो लेथार्जिक, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन इकोनॉमी है जो कि दुनिया के संदर्भ में नॉन कंपेटिटिव हो जाए, वो सचमुच में स्वदेशी विरोधी होगी। अरुण जी, अब मैं इस पे हट करके थोड़ी एक बात पूछना चाहूंगा जो आपसे जुड़ी हुई भी है।
आपके भी बहुत राजनीति में आने के बाद बहुत विरोधी हो गए होंगे। अब चाहे राम जेठमलानी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे आर के आनंद हो, ये सारे जो आपके विरोधी जिसको माने जाते थे वो सब चुनाव मैदान में आ गए। ये क्या वकील सब आपके खिलाफ हो रहे हैं या ये केवल संयोग है? नहीं, बहुत पत्रकार भी चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई वकील चुनाव लड़े हैं तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आपके कट्टर विरोध, राम जेठमलानी तो बड़ा मुद्दा आपको लेकर के बनाया था। मुझे और बाद लगता में है देते थे। कि कंसिस्टेंसी जेठमलानी जी का कभी वर्च्यू नहीं रहा है, और इसलिए कब किसके मित्र हैं और कब किसके विरोधी हैं वो समय तय करता है, उनकी कंसिस्टेंसी और आइडियोलॉजी तय नहीं करती है। मैं इस बात पे खुश हूं कि सिब्बल साहब या आर के आनंद साहब लड़ रहे हैं और हम लोग उनका चुनाव में डटकर विरोध भी करेंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं अपने मित्रों के साथ हैं। मैं भी इस बार चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी की इच्छा थी कि मैं चुनाव के प्रशासन में लगूं, तो इसलिए मैं बैठा हुआ अभी वही काम कर रहा हूं। नहीं, लेकिन जेठमलानी क्या आपको लेकर कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, मुझे मालूम नहीं है। मैं जैसा कहा उनमें बहुत गुण हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन जो राजनीति है वो कभी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ इंडेफिनेटली नहीं चल सकती है। और मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, जनता को तो छोड़िए, कि जो राजीव जी को रोज 10 सवाल देते थे बोफोर्स के ऊपर, जो इंदिरा जी के हत्यारों को डिफेंड करते थे और कांग्रेस के लिए एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा थे, आज वो सोनिया जी के साथ एकदम मिल गए। इसका क्या कारण है, ये तो कांग्रेस वालों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी तैयार है? जिस तरह से वो 10 सवाल रोज पूछने की बात कह रहे हैं, अगले 10 दिन जब तक चुनाव होगा तब तक वो रोज सवाल पूछेंगे, क्या उससे बीजेपी को कहीं अंदर बेचैनी लगती है? मुझे चिंता इसलिए भी नहीं है कि आप जैसे बड़े पत्रकार जो हैं, जैसे अखबार चला रहे हैं, वो 2 बार तो सवाल पूछ चुके हैं पिछले 10 दिन में, और आप लोगों को इतना इरेलेवेंट लगा कि आपने वो सवाल छापने की भी तकलीफ नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके सवाल ऐसे हैं कि जो कोई जवाब भी डिजर्व करते हैं। तो जिस तरह से राजनीति में एक बार फिर से ये बात जुड़ के आई है, कई अपराधी फिर भी इस बार खड़े हो गए हैं, और अब तो फिर हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने भी कहा कि उनको जेल में भेजिए। आपसे पिछली बार भी एक बार हमने बात की थी, तो इन पर अंकुश लगे, इसके लिए कोई अंकुश राजनीतिक दल लगा सकते हैं। हमसे एक बार भूल हुई थी आज से 2 महीने पहले कि एक व्यक्ति ने हमने पार्टी में लिया, और हमें इतनी आत्मनिरीक्षण था कि पार्टी के भीतर भी विरोध हुआ, जनता में भी विरोध हुआ, हमने 24 घंटे में, 48 घंटे में अपनी गलती सुधार ली। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र किस प्रकार के कैंडिडेट्स को बिहार के अंदर समर्थन दे रहे हैं। ये जितने लोग बिहार की जेलों से हटकर अस्पतालों में बैठे हैं, ये कांग्रेस लालू गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनमें से कोई एनडीए का उम्मीदवार नहीं है। और जो डीपी यादव प्रकरण पर हमें प्रवचन देते थे, मुझे लगता है कि कई बार एक बार बिहार में कैसा क्रिमिनल माफिया के आधार पर वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ये बताएं अंत में कि बीजेपी अपना किस हद तक जा सकती है, मतलब कितने सीट ला सकती है? आपको लगता है कोई नक्शा आपके सामने दिखाई देता है? सीटें जीतना कितनी संख्या है ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन मुझे इस चुनाव का जो मूल मंत्र नजर आ रहा है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। सारा कैंपेन ये है कि एक परिवार के बच्चों को हम ले आए, मां को ले आए, बच्चों को ले आए, बेटा को ले आए, बेटी को ले आए। अब देश केवल जॉइंट फैमिली फर्म तो है नहीं, इसलिए कांग्रेस जहां चुनाव लड़ रही है, मैं मानता हूं उसको बहुत बड़ी हार मिलेगी। जिन 4-5 प्रांतों में वो गठबंधन करके लड़ रहे हैं और किसी दूसरे के कंधे पे सवार हैं, वहां कुछ सीटें पिकअप कर लेंगे, लेकिन जहां प्रत्यक्ष लड़ाई हमारी और कांग्रेस की है, वहां लैंडस्लाइड होगा। तो आपको भरोसा है कि पूरा बहुमत आपको मिलेगा? मुझे लगता है कि जब चुनाव में सर्ज है, अंडर करंट है, और ये सर्ज अटल जी के लिए है, सचमुच में वही मुद्दा है इस चुनाव का। और जब ऐसा सर्ज चलता है तो जो प्रिडिक्टेबल मॉडल्स होते हैं प्रिडिक्शन के या सेफोलॉजी के, ओपिनियन पोल्स के, वो टूटते हैं। मध्य प्रदेश में सर्ज था, किसी को कल्पना नहीं थी कि 173 सीट आएंगी, लोग 130-40 की बात करते थे। राजस्थान में हंग असेंबली की बात करते थे, सर्ज था तो 120 आई। मैं ऐसा मानता हूं कि इस इलेक्शन में भी उसी प्रकार का सर्ज है। चलिए, तो बहुत जल्दी ही दूसरा और तीसरा चरण भी होगा, और उम्मीद करना चाहिए जो आप चाह रहे हैं वैसा हो सके। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकाउंटर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।